मॉर्निंग छात्रों। आज सरस्वती पूजा है जी। आपको बहुत बहुत शुभकामना सरस्वती पूजा का। आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जी 2023 का मैट्रिक बोर्ड के जो है मैथ के क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव, उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं 1 to 50। बाकी नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे 50 to 100। आप लोग आमंत्रित हैं जी हमारे सरस्वती पूजा वाले सेशन में, तो आ जाइएगा। ऑफलाइन क्लास लर्न विद गोरेज 2.0, स्टेट बिहार, नालंदा जिला, मेन प्रखंड, अक्सारा गांव, अक्सारा पंचायत। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोला जा रहा है बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मैंने बताया था कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी अगर पूछा जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस बिंदु के स्क्वायर के योग का वर्गमूल निकालते हैं। तो 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर का यदि योग निकाला जाए हुआ तो 15 के स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों मिला करके 289 हो जाएगा और 289 के वर्गमूल होता है 17। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बाबा? सी बिल्कुल सही जवाब है। सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर जा सकती है। ये बोल रहा है कि किस बिंदु से इसका ग्राफ जा सकता है। आलेख का मतलब ग्राफ होता है, आलेख का मतलब ग्राफ होता है। द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन y = 2x - 3 पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो निम्नलिखित बिंदुओं में से आपसे बोला गया कि कौन सा ऐसा बिंदु है जो इस रेखा से होकर के जा सकता है। तो वो बिंदु जिस पे रखने पे x और y यानी LHS और RHS बराबर हो जाए वही बिंदु इस रेखा से होकर जा सकती है। तो कौन सा बिंदु है आप चेक करके देख लो ना भाई। रख के y के मान है 2, x का मान भी 2 है। यदि आप यहाँ पे रखेंगे 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और बराबर में हो जाएगा 2 × 2 4 - 3, 2 × 2 4 - 3, 4 और -3 बराबर 1 होता है। आप बताइए ये दोनों बराबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये बिंदु आंसर नहीं हो सकता। 3 और 4, y का मान 4 तो y का मान 4, यहाँ 3 तो 3 दूना 6, 6 में 3 कम तो आंसर भी तो 3 होगा। ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए भी आंसर नहीं होगा। x के मान 4 और y के मान 1, y के मान 1 रखेंगे बराबर यहाँ 4 तो 4 दूना 8 और 8 में से 3 घटाएंगे तो आंसर क्या बचेगा? 5 बराबर है नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये भी आंसर नहीं हो सकता बउआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 और 5। ये होना तो चाहिए था। यहाँ पे एक y की जगह पे रख देंगे 7, x के है 5 तो 5 × 2 10, 10 - 3 कितना होता है 7। देख लो बिल्कुल सही जवाब है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है? डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। के नंबर सही हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बउआ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 आपको बोला गया है कि एक सच पर वह बिंदु जो बिंदु -2,0, 6,0 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हुआ कि इससे दूरी और इससे दूरी दोनों से दूरी बराबर है। इससे दूरी और इससे दूरी दोनों बराबर है, वो भी एक सच पे। एक सच पे होगा तो y का मान तो सबसे पहले 0 होगा। अब y का मान 0 है, यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है। तो देखते हैं कि दोनों में सही आंसर कौन हो सकता है। तो ये दोनों बीच में रहेगा। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, मतलब बीच में, मध्य बिंदु की जैसा, है ना। तो बीच में कौन हो सकता है, जरा दिमाग लगाइए। समदूरस्थ, समदूरस्थ होने के लिए -6 और -2, सॉरी 6 और -2 है। तो 6 और -2 के बीच में कौन सा बिंदु हो सकता है बाबा? -6 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो 2,0 ही तो हो सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में बोला जा रहा है बाबू, 4 में बोला जा रहा है बाई अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या होगी। बाई अक्ष से, याद करिए से और का रिलेशन बताए थे। से मतलब जुदाई होता है। क्या होता है? जुदाई। तो बाई अक्ष से जुदा हो जाएंगे तो x बचेगा। तो x बचेगा तो x का मान कौन यहाँ पे दिख रहा है? 13 दिख रहा है। तो x का मान चूंकि 13 है इसलिए आंसर भी क्या होने वाला है? x का मान 13 है इसलिए आंसर भी क्या होने वाला है? 13। लास्ट में नीचे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, वृत्त के व्यास और उसका केंद्र दोनों में रिलेशन होता है। व्यास के छोरों का निर्देशांक यदि दिया गया है
छोरों का निर्देशांक दिया गया है तो इसका जो व्यास होता है वो बिल्कुल बीच में वो होता है मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु होता है? मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र आपको बिल्कुल अच्छे तरीका से मालूम है कि आप क्या करते हैं, दोनों के जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो -2, -10 और 6 को जोड़ेंगे -4 के आधा -2। एक ही ऑप्शन दिखिए रहा है, x का मान ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की हम बात करें बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 4 इतना है तो त्रिभुज के केंद्रक क्या होंगी? केंद्रक कहने का मतलब जी, गुरुत्व केंद्र का मान आपसे पूछा गया तो जी यदि पूछा जाए तो x, y बराबर सूत्र होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3 जोड़ लीजिए। 2 + 0 + 4 तो 6 के भागा देंगे 3, आंसर आ जाएगा 2। आंसर क्या आ जाएगा? 4 + 6, 6 4 10, 10 में 1 कम तो 9, 9/3 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 3। 2,3 ऑप्शन नंबर है क्या? बिल्कुल पहला जवाब ही है, पहला जवाब है बउआ, पहला जवाब है। पहला जवाब क्या है जी? 2,3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। यदि हम 7 की बात करें तो बोल रहा है 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो? आप इस बिंदु को 13,19 जो भी दिए गए हैं इस बिंदु को बिल्कुल लोकेशन बताइए। कार्तीय तल कार्टेशियन प्लेन में इसका लोकेशन कहाँ पे होगा ये आप बता दीजिए। तो x का मान 13 है तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे होगा, है ना। y का मान 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ पे होगा। अभी दोनों को इस तरीका से ऐसे मिलाते हैं तब जाके यहाँ पे बिंदु बनता है बउआ 13,19। अब आप बताइए इस 13,19 में एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है? तो एक अक्ष पे लंब यही ना है, और ये जो दूरी होती है y की होती है, ये जो दूरी होती है वो x की होती है। ये y की दूरी है तो y का मान क्या होगा? 19। आंसर क्या आ जाएगा बउआ? 19। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो 8 में बोल रहा है बिंदु -2,8 -6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? पहले मध्य बिंदु मालूम तो कर लो फिर पता करेंगे किस में, है ना। तो मध्य बिंदु क्या होगा? -2 और -6 जोड़ेंगे -8, -8 के आधा 4, 8 और -4 हो जाएगा आंसर 4, 4 के आधा हो जाएगा 2, -4,2। देख लो भाई x माइनस ये प्लस किस में है? तू लोग कमेंट करो जी इसको, इस किस में होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस चतुर्थांश में होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बोरा PQR इतना इतना है तो त्रिभुज इतना के शीर्ष है तो त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल क्या होगा? एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ दिया जाए कोऑर्डिनेट देके और कभी भी x या y के मान 0 हो तो उसको इस प्रकार से बनाइएगा, ज्यादा आसान रहेगा। कैसे? ये तो मूल बिंदु हो गया 0,0, आप कंफर्म हो गए। 8,0 है तो x अक्ष पे 8 हो सकता है, y के मान 0 हो सकता है। 0,12 है तो x पे y पे 0 होगा x के मान, और y के मान 0 होगा तो फिर 12 होगा। अब इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये वाला जो ऊंचाई दिया है ये 12 दिया है, ये वाला जो दूरी दिया है यहाँ से यहाँ तक 8 दिया है। समकोण त्रिभुज ना लग रहा है? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुने आधार 8 गुना ऊंचाई 12। 2 से काटेंगे 6 बार में तो 8 6 48, 48 वर्ग मात्रक, 48 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट यदि आगे की बात करें 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बउआ, तो 10 में बोला जा रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना 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 है, त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? परिमिति कहने का मतलब परिमाप आपसे पूछा गया है, तो परिमाप निकालने के लिए इसमें किसी चीज रूप में फॉर्मूला नहीं दिया गया है, तो आप किस तरीका से बनाएंगे? हो सके तो प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस किए आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी जी, मेहनत जितनी शानदार होगी सफलता उतनी ही, मेहनत जितनी कड़ी होगी सफलता उतनी ही शानदार होगी, ठीक है। तो मेहनत कीजिए। तो इस तरीका से ये हो जाएगा कौन सा अक्ष पे? y अक्ष पे, ये हो जाएगा x अक्ष पे, और ये हो गया मूल बिंदु। मैंने दिखा दिया, मेरे को परिमाप पूछा गया था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो y का मान होता है 6, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो x का मान होता है 8, ये वाला दूरी कितना होगा? 10 का है, कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में सामने वाला भुजा 90 के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण बराबर होता है √λ² प्लस आधार स्क्वायर। हमें तो याद था पाइथागोरस थ्योरम कि 6 8 है, ये 6 है, तो बताइए कितना होगा? 10।
शायद आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं, और पढ़े हैं तो उसमें ये चीज आपको अच्छे तरीका से याद होगा। तीनों को जोड़ लीजिए आंसर 8 6 14 10 24। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है बउआ। नेक्स्ट आगे की अगर बात करें तो 10 के बाद हो जाता है 11 नंबर। 10 के बाद हो जाता है 11 नंबर। 11 नंबर क्या है जी? दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती है। संपाती किसको बोलते हैं? बढ़िया से याद कीजिए। संपाती बोलते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 को। संपाती इस तरीका से होता है, एक रेखा ये गया, दूसरा रेखा इसी पर होगा, इसको बोलते हैं संपाती। संपाती का अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है। अनेक या अनगिनत जिसको आप बोल सकते हो, अनगिनत हल होता है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि चूंकि अनगिनत हल है तो इसलिए संगत तो बिल्कुल ही होगा, क्योंकि जिसका हल निकलता है वो होता है संगत। संगत, ओहो, संगत। ओके, अब ऑप्शन में क्या पूछा गया था बउआ? संपाती होने के लिए कितने हल होंगे? कितने हल होंगे बउआ? अनेक हल या अनगिनत हल? एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर नंबर सी। 11 के आंसर नंबर। अगर 12 की बात करें, समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी, तो इसको तुलना करके बनाना पड़ेगा a1/a2 से। अगर a1/a2 से आप यदि बनाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि किस तरीका से आंसर आ रहा है। सबसे पहले लगाना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, नहीं, पहले 2 को लगा लीजिए फिर तीसरा को लगाना है। यहाँ से 2, यहाँ से 12 बराबर, यहाँ से -1 और यहाँ से 7। ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो शायद आपको याद होगा इसका जो सोल्यूशन होता है वो एक हल होता है, वो प्रतिच्छेदी होता है, तो प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है छात्रों, चलिए नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए मेरे मित्रों, मेरे साथियों। 13 में कह रहा है x - y और 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? भाई x अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी, मूल बिंदु से जाती हुई होगी, इनमें से कोई नहीं होगी। इसका आंसर होगा मूल बिंदु से जाती हुई होगी। कैसे? क्योंकि x - y इक्वल टू 0 है तो x का मान y के बराबर होगा। और ग्राफ बनाने के लिए आपको याद होगा कि इस तरीका से हम बॉक्स बनाते हैं, पेटी बनाते हैं। मेरी भाषा में हम लोग मजाक तौर पे इसको पेटी बोलते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए x बराबर y, जैसे x का मान हम निकाल चुके हैं तो y का मान अपने मन से रखते हैं। y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर भी क्या आ जाएगा? 0। तो पहला ही बिंदु 0 0 आ रहा है। 0 0 आने का मतलब है कि मूल बिंदु से होकर के जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं छात्रों। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, कह निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन है, इस बात पे विचार करना है। द्विघात का मतलब पावर 2 दिखना चाहिए। यहाँ x को गुना करें x से तो x² आवेगा, यहाँ भी x² है तो कट जाएगा, x² कट जाएगा, वो तो अलग मैटर है। पावर 3 है, आंसर ही नहीं हो सकता। यहाँ a + b के होल स्क्वायर है तो इसमें तो x² आएगा जी, इधर तो x² है ही नहीं। बिल्कुल सही जवाब, आंसर बी होगा। चलो 2x² है, 2x² को यहाँ गुना करेंगे। Which of the following is a quadratic equation? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब ये भी ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है ना, जैसे 2x² है प्लस 3 है, यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ से जब इसमें गुना होगा तो x की पावर 3 आ जाएगा, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। यहाँ से ये गुना होगा तो ये एलसीएम 4 के पावर x², यहाँ भी 4x² बटा में 2x तो x पावर 6 हो जाएगा। ये आएगा ना इस तरीका से? सॉरी, हाँ सर, क्या हुआ? वहीं पे सेम जगह पे बटा में एक, देखिए हरा वाला है ना वहाँ पे, तो एक करेंगे तो यदि एलसीएम हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2x, सॉरी ये गुना यहाँ हो जाएगा तो 2x, सॉरी 4x² हो जाएगा बउआ, यहाँ हो जाएगा +1 बराबर 4x²। अब ये वाला यहाँ गुना होगा तो पावर में तो 3 होना ही होना है ना, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब जब एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन गलत हो गया तो सही ऑप्शन बिल्कुल बी है। नेक्स्ट यदि हम बात कर ले 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा हुआ यदि समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है तो p का मान क्या होगा? एक मूल -3 दे रखा है तो -3 इस समीकरण में रख दीजिए, जो भी मान आएगा वही हो जाएगा किसका मान? p का मान। किसका मान? p का मान। -3 के स्क्वायर 9 और 9 गुना 2 तो हो जाएगा 9 गुना 2 और प्लस
p गुना -3 तो -3p और -3 इक्वल टू 0। 9 गुना 2 18 -3p -3 इक्वल टू 0। ध्यान से समझेंगे छात्रों, -3p को इधर भेज देंगे तो +3p हो जाएगा और 18 में 3 घटाएंगे तो 15, 5 से कट जाएगा ये वाला, p का मान आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा छात्रों? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट की यदि हम बात कर ले बाबू, नेक्स्ट की यदि हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किस मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होगा। अगर मूल वास्तविक और समान है तो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर लें, मूलों की प्रकृति की बात कर लें, तो मूल वास्तविक और समान तभी होते हैं जब d का मान होता है 0 और d बराबर होता है -b² - 4ac है। इसका मान क्या हो गया बाबू? 0। b का मान यहाँ पे क्या है? 3k है, तो 3k का स्क्वायर लिखेंगे। -4 इंटू a की जगह 9 है इंटू c की जगह पे 4 है, बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा 9k का स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 गुना 4 हो जाएगा। नहीं, 9 गुना 16 लिखो ना सीधा सीधी, इसलिए कि 9 कॉमन लेके हटा लेंगे तो k स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। 9 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसलिए k स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू 16, तो k बराबर भट √16 +-4। ऑप्शन में देख लो बाबू साहब, +-4 बिल्कुल है जी। 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर की यदि हम बात कर ले बाबू 17 नंबर की, तो यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर बराबर 5 है, तो p का मान क्या है? p का मान क्या है? अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया? 5। अब बताइए कि अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर बराबर होता क्या है? ये होता है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा + बीटा स्क्वायर ये 5 है ना बाबू, इसका मान क्या होता है? -b/a होता है, और सॉरी इसका मान हो जाएगा -2c/a। अब सब मान यहाँ पे रख दीजिए, बहुत ही आसानी से बनता है भाई, तो कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। -b तो -3p, सॉरी स्क्वायर छूट गया क्या? बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं भैया आपने तो स्क्वायर दिया ही नहीं। चलो मैं स्क्वायर देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ। 2p² बटा में तो एक है ही नहीं, यहाँ पे एक है ना बाबू। 5 यहाँ स्क्वायर करेंगे 9p का स्क्वायर -4p का स्क्वायर 5 इक्वल टू +-1 ही आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ से कटेगा तो 5p², 5 से 5 कटेगा 1 बार में, 1 इधर जाएगा p के हटाएंगे रूट, उधर जाकर रूट, और 1 का वर्गमूल आ जाएगा +-1। तो ऑप्शन बिल्कुल सी ही सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जी द्विघात समीकरण a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। कौन हो सकता है ये आपसे पूछ रहा है। पहली बात तो जो भी मूल होंगे उसमें से x² है तो मूल 2 को पक्का आएगा। ऑप्शन ए को है, ऑप्शन ए को है, ऑप्शन ए को है, लेकिन ये ऑप्शन 2 को है। मार दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत है? चलो चलो ठीक है भाई, सोल्व मैं कर देता हूँ। a² p² x², इसको उधर भेज दीजिए तो q² x² निकालेंगे तो q² डिवाइड बाई a² इंटू p² x² बराबर √, q² डिवाइड बाई a² p²। अब आप वर्गमूल यदि निकालते हैं तो +- होता है ना, q² का वर्गमूल q, a² इंटू सॉरी a² कनेक्ट होगा नहीं हो बाबू, a इंटू p, ये आंसर देख लीजिए। मैंने तो पहले ही टिक कर दिया था भाई कि जब तक 2 का सोल्यूशन होगा नहीं तब तक आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, करा द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 के मूल के योग और मूल के गुणनफल का अनुपात क्या है? अल्फा प्लस बीटा का रेशियो अल्फा इंटू बीटा के साथ, अल्फा प्लस बीटा -b/a रेशियो c/a -b/a की अगर बात करें तो माइनस प्लस हो जाएगा, बटा में a 1 और c का मान 50 है तो 50 अनुपात। क्या करिएगा, आपका टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ। 3 × 5 = 15 और 10 × 5 = 50, 3:10 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल सही जवाब है जी। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की बात करें 20 नंबर, द्विघात समीकरण इतना के मूल इतना और इतना है, द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण क्या होगा ये आपसे पूछा गया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी।
अगर मूल दे के द्विघात समीकरण पूछे तो उसको निकालने के लिए दो तरीका है। मैं दोनों तरीका बताना चाहूंगा, इसलिए कि हमें सिखाना है, हमें क्वेश्चन डील करना मकसद नहीं है, हमारा मकसद आपको सिखा देना है। क्या कर देना है? सिखा देना है। जैसे x के मान 1 देख रखा है -5, x के मान दे रखा है -1, तो एक काम करिए गुणनखंड निकाल लीजिए, तो x + 5 हो जाएगा। यहाँ से गुणनखंड निकालेंगे तो x + 1 हो जाएगा, दोनों को गुणा कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा x² + x 5x + 5 × 1 5x² + 6x + 5। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल सही जवाब पहला है। अब आप पूछेंगे सर आपने तो दूसरा भी विधि बताया था ना। मैं दूसरा विधि बताने का कोशिश करता हूँ, वो आपके किताब में है बिल्कुल। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब, ध्यान दो। x बराबर -5 है और x बराबर -1 है। इसका मतलब अल्फा के मान इतना है और बीटा के मान है बाबू -1। तो आप पहला निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, फिर दूसरा निकाल लो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा -5, अल्फा इंटू बीटा -1। आपको याद होगा कि अगर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहता है तो हम क्या करते हैं साथियों, हम क्या करते हैं कि मान समीकरण निकालने के लिए x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 का इस्तेमाल कर लेते हैं। बराबर किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? 0 का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए इस्तेमाल कर लीजिए। इसका मान -5 है इंटू एक्स और इसका मान -1 है बराबर 0। भाई साहब कहें तो मैंने गलती किया है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -1 का -5 -6 ना होगा, क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। सॉरी छात्रों, ये -6 हो जाएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +5। यहाँ पे होगा -6 ये ठीक है और ये +5 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 6x और प्लस हो जाएगा 5 = 0। ऑप्शन देख लीजिए, बिल्कुल ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21, जो इस तरीका से पूछा गया है। बड़ा ही आसान प्रश्न है बउआ, समझते हैं हम। cos 60 को अगर जोड़ेंगे 1 के साथ और 60 को घटाएंगे 1 के साथ तो आंसर क्या होने वाला है? बड़ा ही आसान प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझा जाए बाबू। तो cos 60 का मान होता है बाबू 37 के बराबर, जो 1/2 है। 1/2 के साथ 1 जोड़ो, 1/2 के साथ 1 घटा दो। तो अगर ये दोनों के जोड़ेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। आधा रुपया में 1 रुपया जोड़िएगा तो 1.5 रुपया नहीं होता, 1.5 रुपीज। कितना? और इसमें आधा में घटाएंगे 1 तो माइनस में बच जाएगा 0.5। कहने का मतलब 1.5 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, आंसर माइनस होगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, बच गया माइनस में 15/5, 5 से 3 बार। ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन का है बाबू, यदि a/5 के मान 20 है तो बटा वाला 5 नहीं जाएगा, सॉरी 12 है, तो 12×5 = 60, यानी a का मान घुमा फिरा के कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, तो 3 × cosec स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। 3 × cosec स्क्वायर 60 नहीं मालूम मेरे को, साइन 60 तो याद है ना जी, √3/2। √3/2 को आप 2/√3 कर दिए, उसका स्क्वायर करिए तो 2 के स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3, 3 से 3 कट गया, आंसर 4 होगा। ऑप्शन देख लिया जाएगी कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 देख लीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए तो हम नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। ये भाई पूरक वाला क्वेश्चन आया, देखो इसी को खोज रहे थे ना आप लोग जी। चलिए तो साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री का मान क्या होगा? क्योंकि 54 और 36 एक दूसरे का पूरक होता है, साइन और cos एक दूसरे का पूरक होता है, घटाव के चिन्ह में आंसर 0 होता है। बात खत्म। 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के मान क्या होगा? अरे 1 डिग्री से लेकर के 89 तक देता तो हमको बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन 90 दे के गड़बड़ा दिया। यही तो आंसर ला के हमको बता दिया कैसे, ताकि cos 90 का मान होता है 0 और 0 गुना 0 ही ना है सबसे हीरो, तो 0 गुना कुछ भी बराबर आंसर 0। आंसर 0, आंसर 0। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया छात्रों, तो मैं किसी और बटन पे क्लिक कर दिया हूँ, इसलिए थोड़ा देर की समस्या थी जी, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखता हूँ कि किस तरीका से क्लिक किया जाता है, किस तरीका से बनाया जाता है। सेम प्रश्न, वटा में है आंसर 1,
सेम प्रश्न, बटा में आंसर 1, अगर एक एक को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, एक एक को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा बाबू 2, आंसर क्या आएगा 2, आंसर आएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26 नंबर, नेक्स्ट 26 नंबर का रहा है कि साइन 45 माइनस कॉस 45 आगे में गुना 2 है। अच्छा साथियों आप खुद बताओ कि साइन 45 और कॉस 45 तो बराबर होता है, तो दोनों को घटाएंगे तो आंसर 0, 0 गुना कुछ भी तो आंसर क्या हो जाएगा 0। 26 के बाद अगर 27 की बात करें, सेम प्रश्न आपकी किताब में है, बस वहाँ कॉसेक और कॉट की जगह सेक और टैन है, और यहाँ पे 7 है, वहाँ पे 9 था। ठीक है, 7 कॉमन ले लीजिए, कॉमन समझते हैं ना। 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 है, गुना 7 बराबर आंसर क्या आ गया बाबू 7। 27 के बाद बात करते हैं हम छात्रों, दोस्तों साथियों 28 कर रहा है साइन 48 डिग्री का मान यदि P के बराबर है तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा बाबू साहब। तो साइन 48 थीटा तो सेम है ना, थीटा सेम है, कहने का मतलब साइन थीटा दिया बाबू और आपसे tan थीटा पूछा है, तो साइन थीटा लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, लंब P है कर्ण 1 है, तो आप आधार निकाल लो, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार कर दो, लंब का मान कितना है बाबू साहब P है, और आधार का मान कितना निकाले हैं √1 माइनस P स्क्वायर, फलाना फलाना फलाना, आंसर P बटा √1 माइनस P स्क्वायर। ठीक है साथी, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर का आ रहा है बाबू tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन A है, तो A का मान क्या होगा। बड़ा ही आसान प्रश्न पूछा है जी। tan का 27 डिग्री का पूरा कितना डिग्री है, 27 डिग्री का पूरा 63 डिग्री, अगर tan 63 डिग्री को हम छोटा करेंगे तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस 27 27, tan 90 माइनस थीटा कॉट, थीटा की जगह 27, कॉट और tan एक दूसरे का उल्टा होता है, उसका गुणनफल 1, 1 के बराबर में दिया है साइन है। आप खुद बताओ ना साइन में 1 कितना डिग्री का मान होता है। इतना ही आसान प्रश्न आ रहा बाबू, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन बन रहा है, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन बन रहा है, बताओ। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, अगर क्वेश्चन 30 की बात कर रहे हैं तो बोल रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी छात्रों साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग खुद अंदाजा लगा लो ना इसका आंसर क्या होगा, ऊपर एक नीचे एक आंसर भी एक, ऊपर एक नीचे भी एक आंसर भी एक, ऊपर एक नीचे भी एक आंसर भी एक। यदि किसी पहिए की त्रिज्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 35/44 मीटर है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। भाई साहब एक चक्कर में तय की गई दूरी उसके परिधि के बराबर होती है, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी 2 को परिधि के बराबर होगा, या परिधि गुना 2, तो 2 गुना 2πr निकाल लो, 2 गुना 2 गुने पाई तो नहीं है भाई, तो 22/7 रखना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन में नहीं था, और त्रिज्या तो आपको डायरेक्ट दिया 35/44, 44 से 44, 5 गुना 2 आंसर 10 मीटर है जी, ज़्यादा दूरी तो है नहीं, बड़ा आराम से चल रहा है ये कार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB का मान थीटा है तो चाप AB की लंबाई किसके बराबर होगा। चाप की लंबाई बराबर बताए थे थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू 2πr। आप बताइए कि थीटा बटे 360 इंटू 2πr किधर है, थीटा बटे 360 इंटू 2πr, यही ऑप्शन तो है, देखो ना थीटा इंटू πr है ना, बटा में क्या लिखा है 180 का है, कि ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 हटा दिया है ना, 2πr 360 थीटा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है जी। अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें बाबू, नेक्स्ट की बात कर लें तो 32 के बाद 33 नंबर कहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले निकाले जा सकते हैं, और कितने का मतलब होता है संख्या। एकदम मेरे लैंग्वेज को पकड़ लीजिए, आप समझ लीजिए ध्यान से कि कितने का मतलब होता है संख्या, और संख्या जब भी पूछे तो बड़ा वस्तु का आयतन ऊपर और छोटा वस्तु का आयतन नीचे, छोटा वस्तु का आयतन नीचे, बड़ा कौन होगा ठोस गोला
1 सेंटीमीटर वाला ठोस गोला कौन बड़ा होगा? 8 होगा। तो 8 के आयतन ऊपर, 8 के क्यूब, सॉरी छात्रों, सॉरी, गोला है ना जी, तो गोला के आयतन 8 के क्यूब होगा, 4/3 पाई आर क्यूब ना होगा, बड़े आर क्यूब लिखते हैं, 4/3 पाई छोटी आर क्यूब। हाँ ये अलग बात है कि ये दोनों कट जाएगा तो 8 का क्यूब अब बचेगा बटा 1, 8 का क्यूब आप खुद ही अंदाज लगा लो कौन सा हो सकता है। 8 8 64 8 चौका 32, लास्ट में 2 यानी कि 512। ऐसे कुछ ज़्यादा खास था नहीं, छोटा ही था तो आप याद भी रख सकते हैं इसको। 33 के बाद 34 की बात करें, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन होता है बाबू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ व्यास 10 है तो त्रिज्या कहीं ना कहीं 5 रहा होगा, ऊंचाई 12 है, 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू हो जाएगा 12, 3 से हो जाएगा 4, 5 गुने 5 25 गुने 4 100, अब बगल में तो पाई आना ही आना था, तो 100 पाई सेंटीमीटर की। नेक्स्ट यदि हम बात कर लें बाबू 34 के बाद 35 नंबर, तो 35 में बोल रहा है कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या और अंदर त्रिज्या देने का मतलब है उस मटेरियल, जो पाइप प्लास्टिक से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ, उस लोहे की मटेरियल, उस प्लास्टिक के मटेरियल द्रव्य की बात की जाएगी, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या है, बड़ी आर के मान 4 है, आंतरिक त्रिज्या छोटी आर के मान 3 है, सॉरी छात्र। और इसकी लंबाई को हमेशा ऊंचाई के रूप में लिखा जाए तो 10 है। धातु का आयतन क्या होगा? धातु का आयतन, तो बड़ा वस्तु का आयतन में छोटा क्या आयतन घटा दो, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, पाई एच कॉमन है बाबू, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, बाकी पाई के मान तो आपको पता ही है 22/7 अगुने एच का मान यानी कि 10 दे रखा है, 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, बाकी आपको पता है एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो 22/7 गुने 10 अगुने जोड़ेंगे तो 7, घटाएंगे तो 1, 7 से 7 कट गया, 22 गुने 10 तो 210 ही आ रहा है, सॉरी 220 ही आ रहा है आंसर। हाँ तो ज़्यादा कुछ था भी नहीं, 220 आंसर में है, बिल्कुल मिला हमको, मिल गया तो कोनो दिक्कत नहीं है बाबू, कोनो समस्या नहीं है। 35 के बाद 36 नंबर हम देख लेते हैं। मज़ा तो आ रहा है पढ़ने में और मेरे को पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है, आप लोग इसी तरह जुड़े और जुड़ के हमें सपोर्ट करें। कह रहा है एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, दोनों के आधार का क्षेत्रफल समान है, कहने का मतलब दोनों की त्रिज्या समान है, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। लो पाई आर एल का मान जो है वो 2 पाई आर एच के बराबर है। फिर बोल रहा बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु में तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या है? कोई नहीं भाई, पाई वार से एक वार कट जाएगा, पाई वार से एक वार कट जाएगा, तो एल बराबर हो गया 2h, h का मान दिया है 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा। भाई इतना भी हल्का क्वेश्चन कौन पूछता है जी? हाँ लेकिन जो विद्यार्थी इस प्रश्न को पहली बार पढ़े होंगे कन्फर्म उसको समझ में नहीं आया होगा, तो कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न को आप अपने नज़र के बगल से गुजार दीजिए, मतलब बना बना के छोड़ दीजिए, ताकि ये प्रश्न एग्जाम में जब भी दिखे तो डायरेक्ट दिमाग में क्लिक हो जाए कि भाई साहब मैंने तो बनाया था। किसी घन के आयतन 125 है, घन का आयतन एक क्यूब होता है, एक क्यूब का मान 125 है, तो आप समझ गए कि ए का मान तो 5 होने ही वाला है। तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा? घन का किनारा मतलब भुजा तो 5 हो जाएगा, और उसका विकर्ण होता है √3 तो 5√3 हो जाएगा, इससे ही कटेगा एक बार में, तो 1:√। ऑप्शन है क्या छात्रों? बिल्कुल है 1:√3, 1:√3। नेक्स्ट की बात करें 37 के बाद, तो 38 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला नहीं देखें जी, भिखारी वाला कटोरा इसी में रहता है, संपूर्ण कहेगा तो ऊपर से भी आपको निकालना पड़ेगा। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई स्क्वायर, जिसका मान दिया है 462, तो 3 इंटू पाई का मान 22/7 और गुना में आर स्क्वायर बराबर दिया 462। आराम से इसको काट लो मेरे छात्रों, 22 से कटेगा, 22 दूना 44, 22 से कम 22, 3 से कटेगा, 7 या 21, और आर स्क्वायर चूंकि आपसे पूछा गया 7 भागा में ने गुना में, तो 7 गुना 7, आर स्क्वायर 2 बार है, सर आर स्क्वायर है इधर है 7 2 बार, तो आर 7 आएगा,
हमसे व्यास पूछा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि त्रिज्या निकाली आंसर मार दिए, पहला आंसर भी त्रिज्या ही दिया है, इस बात पे ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं दिए तो वो कहावत नहीं है जी, सावधानी हटी है दुर्घटना घटी। अब बाद में गोल गोल सब्जी पूरी बटी, बाद में बटी सब्जी पूरी, पड़ोसिया ही रिजल्ट खराब आएगा तो पड़ोसिया तो खुश होवे करेगा। पड़ोसी को जलाना है तो रिजल्ट को बेहतर ला के दिखाना है। तो हो जाएगा 7 गुना 2 कितना, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट के लिए हम बात करें 38 के बाद 39 नंबर की। तो 39 कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। कोनो दिक्कत नहीं है, दोनों बेलन है तो पाई r1 के स्क्वायर h1 पाई r स्क्वायर h और पाई r2 के स्क्वायर h2, बस पाई से पाई काट देना, पहला r ऊपर तो 2 के स्क्वायर 4 अगुना पहला ऊंचाई ऊपर तो 5, 3 के स्क्वायर 9 अगुना दूसरा ऊंचाई 3, कटने वाला तो कुछ है नहीं, 5 का 20 अनुपात 27, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की यदि बात करें मेरे छात्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 39 के बाद क्वेश्चन नंबर अगर 40 की बात कर लें तो करा यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। त्रिज्या 3 गुना हो गया, त्रिज्या हो गया 1 से 3, तो आयतन कोई क्यू बढ़ेगा, तो 1 के क्यू 1 और 3 के क्यू, हाँ पावर 3 बार बढ़ाना है, 3 के क्यू कितना हो जाएगा 27 के गुना 27 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें विद्यार्थियों तो 41 नंबर कह रहा है जी, लो तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, 41 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। 81 के वर्गमूल निकाल के अगर 2 से हम भाग देंगे बाबू तो बता दीजिए कैसी संख्या होगी, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। छोड़ दूं, ओके ओके ओके। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन यदि देख लें, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। भाई साहब इतना भी आसान क्वेश्चन तो 8 क्लास में पूछना चाहिए था, मैट्रिक बोर्ड में कैसे पूछ रहा है जी, पूछना तो नहीं चाहिए था। 192 2 से लगा दो, 9 दूना 18 और 6 दूना 12, सही है ओके। 2 से 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 2 से कितना 16 3 48, 2 से कितना, सॉरी यहाँ पे तो हम भी गलत कर दिए, बहुत बड़ा मिस्टेक। के दूना 48 तो 24 दूना 48, 2 से कितना बोलो, 12 दूना 24, 2 से कितना 6 दूना 12, 2 से कितना 3 दूना 6, 2 कितना 1 2 3 4 5 और 6, पावर 6 मतलब घातांक कितना होगा 6। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करूं मैं छात्रों तो 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43, यदि भाग लोरिथ में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 है, q बराबर 8 है, r बराबर 0, तो b का मान क्या है, b का मान क्या है। कह रहा है कि 72 में यदि आप डिवाइड देते हैं कौन सी संख्या से ताकि 8 वन में लगाने पे शेषफल 0 आ जाए। भाई तो 9 8 72, सिंपल शब्दों में है। आप टेबल सीखो, वो इंग्लिश में नहीं बन जा बन, एक एकम एक, एका एक दुए दू तीने तीन ऐसे पढ़ो। इंग्लिश का टेबल पढ़ने में टाइम लगता है, जितना सेकंड में आप इंग्लिश का टेबल पढ़ेंगे 1 का, उतना सेकंड में मैं कोशिश करता हूँ कि 3 तक खत्म कर दूंगा, 4 तक खत्म कर दूंगा। तो हिंदी में सीखो, हिंदी में प्रैक्टिस के लिए हिंदी फास्ट काम करता है। कहते हैं छात्रों निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। याद कर लो, शांत का मतलब मित्र हमारा था, फ्रेंड था, मित्र कोची मित्र। अरे ये सब बात बोल बोल के याद रखो ना। शांत किसका है, शांत उसी का होता है जिसमें मित्र आता है। मित्र होता है 2 और 5, 2 और 5। भाई साहब खोज लो ना, 2 और 5 किसके हर के गुणनखंड में है। 15 में 2 5 कहां से दिखेगा। नेक्स्ट की बात करें, 7 5 है 35, कहानी खत्म। 3 से कट रहा है ना 60, 3 से 20 या 60, ये भी कहानी खत्म, उसका पहले खत्म हो चुका। बच गया कौन, डी। ऑप्शन छांटने के लिए सीखो, अगर ऑप्शन आप नहीं छांट सकते टाइम टेकिंग हो जाएगा। कह रहा एक धनात्मक पूर्णांक तो एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। एक धनात्मक पूर्णांक कौन है, यहाँ पे लिखना चाहिए था ना उसको कि क्यू है, कौन है क्यू है, लिख नहीं पाया जी, बताओ इतना जल्दी में एग्जामिनर है, क्वेश्चन में लिखता भी नहीं कि क्यू है। एक धनात्मक पूर्णांक क्यू है, एक धनात्मक क्यू पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता।
तो विषम तो वही हो सकता है जिसमें सम प्लस विषम हो, ये हो सकता है। सम प्लस सम हो तो ये तो ये विषम कैसे हो सकता है, तो विषम पूछ रहा है, तो विषम तो हो ही नहीं सकता ये, तो सम हो गया। ये विषम है, ये विषम है, आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे ये पूछा कि कौन विषम नहीं है। विषम नहीं है मतलब कौन हमारा दोस्त नहीं है, तो दुश्मन है। कौन है? दुश्मन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बात। 45 के बाद 46 नंबर। मेरे विद्यार्थियों, दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा? लगातार सम संख्या जब भी लीजिएगा तो हमेशा 2 का अंतर होगा, तो उसका HCF 2 होगा, उसका HCF 2 होगा। अच्छा उदाहरण दे दें, कुछ छात्र बोल रहे हैं ना उदाहरण तो दीजिए। जैसे 4 और 6 ले लीजिए, तो 6 और 4 से एक बार में 4, यहाँ बचेगा 2, 2 से हमेशा सम संख्या कट जाएगा। पकड़ रहे हैं ना बात को? ओके ओके ओके। चलिए बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ छात्रों, 46 के बाद 47 का रहा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होगी? परिमेय और अपरिमेय को आप कैसे भी जोड़ दीजिए, हमेशा अपरिमेय आएगा। 2 के साथ जोड़ देंगे √2 को, लो ला के दिखा दो परिमेय, क्या होगा? परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, क्या योग? हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो नेक्स्ट यदि हम बात कर लें छात्रों 47 के बाद 48 नंबर की, तो 48 नंबर बोल रहा बउआ, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका HCF 17 है, तो बताइए LCM क्या होगा? यानी कि A × B = HCF गुना LCM। अब आपसे LCM पूछा गया छात्रों, तो A गुना B को डिवाइड करेंगे ना जी HCF से, किससे डिवाइड करेंगे? HCF से, यानी 8670 डिवाइड बाई 17, 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 17 पर 1 0, 510 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करें मेरे विद्यार्थियों, मेरे छात्रों, 48 के बाद 49 नंबर, तो करा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? जिसका वर्गमूल निकले वो परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? एकदम बिल्कुल है ना, है 4 4 10 6 3 9, 1 10 100, 25 25 50 नहीं होगा, 49 49 2 √ 49 नहीं होगा, 2 √ 36 2 √ 6 नहीं होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आज का लास्ट प्रश्न के रूप में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ 50 नंबर। कौन सा? 50। देख लो छात्र, इस तरीका से क्वेश्चन 50 को आज समाप्त करूंगा। चलिए 130 बराबर है 15 गुना 8 प्लस 10, 15 गुने 15 बराबर 3, 5 गुना 3 प्लस 0 का मासा क्या? ओ छात्रों, ये तो यूक्लिड विभाजन विधि में सेट करके दिया गया है क्वेश्चन को। 130 को 15 से भाग दे रहे हैं, 8 मरते लगाए 10 बच गया। अब 15 को भाग दे रहे हैं, वो भी कितना से? 15 को भाग दे रहे हैं, वो भी 5। ये क्या क्या है तो मेरे को समझ में नहीं आया। 130 गुना 15 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 गुने 5, 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, तो 130 और 15 का मासा क्या होगा? 130 और 15 के मासा में ई सब का क्या रिलेशन है जी? ऐसे कौन करता है? यहाँ पे भागा 10 से देना चाहिए, तो 5 से दे दिया। बहुत तेज है बंदा, इसका जरूरत ही नहीं है। इसका जरूरत नहीं है तो 130 और 15 का मान HCF निकालने के लिए ई सब चीज की क्या जरूरत है? यानी कुल मिला के क्वेश्चन हम लोग को घुमाया है, लेकिन हम घूमने वालों में से है नहीं। 130 और 15 के HCF जौन विधि से आपको आता है निकाल लीजिए। 130 और 15 का HCF होता है, होगा HCF जो होता है वो दोनों संख्याओं के अंतर से निकलता है। तो अंतर तो थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप भाग करके निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो 15 से डिवाइड कर दो बाबू 130 में, क्या मर्द लगेगा बता लो बाबू? 15 नमा 35 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 8 20 से 120, 10 बचेगा तो 10 से 15 में भागा दे देंगे, तो 10 से भागा देंगे तो एक बार में 10, यहाँ 5 बचेगा तो 5 से 10 में दे देंगे, 5 दूना 10। ऑप्शन तो 5 आ रहा है जी, ऑप्शन 5 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छे से जुड़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं।
हमारे चैनल लर्न विद ग्लोरियस को सब्सक्राइब करते रहें, उससे जुड़ते रहें और लाभ उठाते रहें। आज सरस्वती पूजा दिवस है जी, तो फिर आप लोग क्या सराहना चाहेंगे? जी जरूर। हमारे प्रिय मित्र रजनीश सर आपके क्लास में उपस्थित होने जा रहे हैं जी, वेलकम नहीं करेंगे? चलिए तालियों से वेलकम किया जाए। सॉरी। चलिए हमारे सर से थोड़ा सा शुभकामना ले लीजिए सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पे, लीजिए सर। हेलो एंड वेलकम my dear students, friends, respected teachers and my guests. You are cordially invited on the auspicious and joyous occasion of Saraswati Puja. Please join us to celebrate for the divine blessing of Ma Saraswati. Please come here and to encourage my honor and development. So please come here. I invite you. I heartedly and cordially invited you, all respected teachers, my dear friends, my dear students, relatives, my well wishers. Please, all of you, please come here. तो सरस्वती पूजा में आप जरूर से जरूर पधारें और आकर आप जो है हम लोग का उत्साह को बढ़ाएं, और जो भी आपका सुझाव या सजेशंस है हमें अपने एकेडमिक ग्रोथ के प्रति, हम एकेडमिक ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उस एकेडमिक ग्रोथ में हमें आपका सजेशंस जरूर चाहिए। तो आप हमारे एकेडमिक सेशंस में आएं और हमारे स्कूल्स को देखें, और देख करके हमारे जो भी आगे का डेवलपमेंट है आपके विचारों पर ही निर्भर करता है। तो आप जरूर से जरूर आए। और किसी भी प्रकार, हम पता है कि आज सरस्वती पूजा है तो आप इनवाइटेड होंगे बहुत जगह से, तो किसी भी प्रकार समय निकाल कर आप जरूर से जरूर पधारें कि एक बार यहाँ भी विजिट करें लर्न विद ग्लोरियस 2.0 में, एंड ग्लोरियस कंसेप्ट स्कूल एज वेल एज। So please here with my friends welcome you. Please come here. Okay. तो आइए जी, और आकर के हमारे उत्साह को बढ़ाइए। हम यही चाहते हैं आप लोगों से। जी बोलिए। धन्यवाद आप लोगों को।